हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको ये मतलब पढ़ते रहेंगे आप इनको। हैंड रिटन खुद की राइटिंग में आप लिखते हो तो बहुत अच्छे से आपको याद हो सकता है, हो जाता है। सो यहाँ पे अभी हम देखते हैं मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री क्या होता है। सो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स होता है किसी भी गुड का प्रोडक्शन हम करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, एक तो करके ऐसे नहीं, लार्ज क्वांटिटी में करना पड़ता है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोसेस होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल रहता है बहुत सारा क्वांटिटी में, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड बहुत सारी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल रहता है, तो उसको प्रोसेस करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर। कोई भी ऐसे एग्रीकल्चर से आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल ले लिया और उसको आपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट में सेकेंडरी सेक्टर में आपने उसको मैन्युफैक्चर कर लिया, तो उसको ही बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, now workers employed in steel worker employed in steel factories, car breweries, textile industries, bakeries etc fall into secondary activities. Manufacturing industry for will primarily learn about the manufacturing industry which fall in the secondary sector. So यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहती है वो कहाँ पे फॉल करती है, सेकेंडरी सेक्टर में। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। सो इसमें क्या बोला है कि जो वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, जो वर्कर हैं वो स्टील की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और स्टील फैक्ट्रीज, कार्स, वेरवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन सब में काम करते हैं। एटीसी फॉल इनटू सेकेंडरी सेक्टर। ये सब का आता है सेकेंडरी सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोई हम रॉ मटेरियल बनता है, जो भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या मिलता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो वही यहाँ पे जो इन फैक्ट्रीज हैं, कार, वेरवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सब जो है वो काय में फॉल करती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में फॉल करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यू विल प्राइमरी लर्न अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके बारे में यू विल प्राइमरी लर्न, तो अब हम इनमें लर्न करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन सेकेंड सेक्टर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या कि जो है आपका फॉल कहाँ करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, फॉल इनटू सेकंड सेक्टर इसमें तो करती है, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यू विल प्राइमरी लर्न। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी लर्न करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, और पूरा कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सो यहाँ पे रीजंस लिखी हुई यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प टू मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एट इट प्रोवाइड जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जो कि हेल्प करता है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में और प्रोवाइड करता है जॉब्स। देखो अभी एग्रीकल्चर में आपने रॉ मटेरियल बनाया, तो वो रॉ मटेरियल कोई तो बना रहा होगा ना, ऐसा नहीं कि अपने आप बन गया। सो कोई तो बना रहा है, तो एक तो वो जॉब होगी। अब उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है काय में, सेकेंडरी सेक्टर में, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है वो भी एक जॉब ही है, तो वो भी जॉब होगी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी जॉब होगी। ठीक है, सो ये बोला उसमें कि जो है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर करता है और प्रोवाइड जॉब्स करता है इन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मीन्स क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स होता है कि कुछ भी सामान बन रहा है, रॉ मटेरियल से कुछ भी सामान अच्छा कुछ बन रहा है, वैल्यू प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। ओके, इट हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये क्या करता है, हेल्प करता है इरेडिकेशन करने में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का। ओके, export of manufactured goods expands state commerce and bright in much needed foreign exchange। ठीक है, एक तो ये हो गया पॉइंट आपका हो गया। इट हेल्प इन प्रोस्पेरिंग द कंट्री बाय गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। ठीक है, ये प्रोस्पेरिट करती है को कंट्री को बूस्ट देने के लिए इकोनॉमी में। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है नेशनल इकोनॉमी, तो कंट्रीब्यूशन पे से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री नेशनल टू नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, द ट्रेंड ऑफ growth rate in manufacturing over the last decade हैज़ बीन अराउंड 7% एनुअल। यानी कि जो ट्रेड है आपके, ट्रेंड है ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड मतलब क्या था, लास्ट डिकेड मतलब होता है लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अगर हो गया आपका लास्ट 2 डिकेड यानी कि लास्ट 20 ईयर्स, 1 डिकेड मीन होता है आपका 10 ईयर्स। तो यहाँ पे लास्ट डिकेड लगा है, मतलब कि लास्ट 1 डिकेड बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% एंड 7% इंडिया ने क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसने कमाया था। ठीक है, 7% एनुअल। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए ये क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन है। इसमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द इंडस्ट्रियल लोकेशंस
ठीक है। सो यहाँ आपको 6 लिखना है, रॉ मटेरियल लिखना है, आपको लीवर लिखना है, कैपिटल लिखना है, पावर लिखना है, मार्केट लिखना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखना है, ये हमने नाइट में ही पढ़ा होगा। ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर एंटायर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट ए लोअर कास्ट द फिगर बिलो सो द इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। ठीक है। जो मैन्युफैक्चर एक्टिविटी हैं वो टेंड करती हैं लोकेट करने में द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेसेस वेयर ऑल दी फैक्टर्स आर इंडस्ट्रियल लोकेशन आर एंटायर अवेलेबल और कैन बी अरेंज। ठीक है। ये एक तरह से आपका पॉइंट है इसमें इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत, तो ये आपको देखना है ना। हम देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल रहता है वो किस तरह से, मतलब रॉ मटेरियल तो है, और देखो रॉ मटेरियल में ट्रांसपोर्ट को दे दिया तो मतलब रॉ मटेरियल में पैसे किस टाइप से आते हैं वो हम पूरा यहाँ पे ये चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पे देखो यहाँ पे इनपुट करा है इन्होंने, देखो इनपुट देखेंगे रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब है। यहाँ पे हम देखते हैं रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हमने ट्रांसपोर्ट किया, ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, फिर फैक्ट्री में जाएगा, आपका सेकंड सेक्टर में जाएगा, तो यहाँ पे भी जॉब्स मिलेंगी। तो इसके बाद क्या जाता है, आउटपुट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है आपका, कुछ भी चीज़ बन रही है, पहले प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, अब प्रोडक्ट बना तो वापस से ट्रांसपोर्ट होगा ना कि आप वहीं पे बेच देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद कहाँ गया, मार्केट में, मार्केट से मनी आया, जो मनी हो गया आपका, मनी आ गया, तो मनी कहाँ गया, सीधा रॉ मटेरियल के पास ही गया ना, तो ले देकर कहाँ पे, ये सीधा कहाँ पे रॉ मटेरियल के पास ही पहुँच जाता है। ठीक है। इसके बाद आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस में क्या कह रहता है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में इनको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे अभी। एग्रो बेस्ड में क्या रहता है, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, ईटीसी, ये सब क्या है एग्रो बेस्ड में। ठीक है। मिनरल बेस्ड में क्या है, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम। ठीक है। एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड, तो एग्रीकल्चर हम करते हैं तो वहाँ से कॉटन निकलता है, वुलन निकलता है, जूट, सिल्क, ये सब निकलते हैं। मिनरल बेस्ड में क्या होता है, कोई मिनरल बेस्ड होता है, जैसे आयरन है एंड स्टील है, ये एग्रो तो नहीं है ना। एग्रो मीन्स होता है कि जो आपको पेड़ों से मिल रहे हैं। मिनरल बेस्ड होता है कि आपको बहुत सारे मिनरल्स मिला करके उसमें आप बनाए, ठीक है, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ईटीसी हो गया। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, इनके इसके बेसिस ऑफ द अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल बेसिस ऑफ की इंडस्ट्रियल आर टूल्स विच सप्लाई द प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है। से क्या हो गया, बेसिस ऑफ की पे हो गया। ठीक है। नाउ कंज्यूमर इंडस्ट्रियल दैट प्रोवाइड गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बेसिस ऑफ की का क्या होता है, इंडस्ट्री आर टू विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ठीक है। रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं जिससे कि और भी कुछ गुड्स बन रहे हैं, जैसे कि हो गया आपका आयरन हो गया, उसमें क्या मिनरल मिल रहे हैं, तो वो हो गया बेसिस ऑफ की के बेसिस पे हो गया कि आयरन हो गया, स्टील हम लेते हैं, स्टील को आप मैन्युफैक्चर करते हो, इसके बाद हो गया कॉपर हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्मेल्टिंग हो गया। तो कंज्यूमर में क्या रहता है, कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड गुड्स फॉर डायरेक्टली यूज, डायरेक्ट यूज यानी कि जैसे कि हमने शुगर ली, शुगर को मैन्युफैक्चर करने तो नहीं भेजेंगे, शुगर को हम सीधा ही खाते हैं। ठीक है। अगर आपको शुगर केन से शुगर बन रहा है तो उसको सीधा ही खाएंगे ना, और टूथपेस्ट आपका उसको भी सीधा ही खाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब सीधा यूज़ में लेंगे हम, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने भेज दिया टूथपेस्ट को, ये तो नहीं होगा ना। तो ऐसे पेपर हो गया आपका, पेपर हो गया, और स्विंग होगी, मशीन्स हो गई, फैंस हो गए, ये सब क्या आपका डायरेक्टली यूज। ठीक है। ओके। नाउ द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, टू इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल एंड लार्ज। इन इंडस्ट्रियल अंडरस्टैंडिंग इन विच देयर इज अ डेफिनाइट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इट्स प्लांट एंड मशीनरी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन comprises big industrial units whose investment in their plant and machinery is beyond the limit satisfying by the government. It requires semi skilled labor। ठीक है। सही, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें से ना पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। पब्लिक सेक्टर रहता है इसमें, और प्राइवेट रहता है आपका, जॉइंट सेक्टर रहता है, और कोऑपरेटिव रहता है, ये 4 सेक्टर रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय ऑपरेटेड एंड गवर्नमेंट। क्या से देखो अभी दिख रहा है, पब्लिक सेक्टर अलग ही दिख रहा है, पब्लिक यानी कि जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हो। ठीक है। गवर्नमेंट बनाया, पब्लिक तो गवर्नमेंट बनाता है ना। ओन्ड बाय ऑपरेटेड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी से ओन्ड एंड ऑपरेट होता है, जैसे कि हो गया आपका व्हील हो गया, सील हो गया, ईटीसी हो गया। ठीक है। ना प्राइवेट सेक्टर क्या था, ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट यानी कि खुद बना रहे हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो उसका एक डायरेक्टर होता है। ठीक है। तो वही है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल ने या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने बनाया है, जैसे कि जिसको हो गया आपका बजाज ऑटो हो गया, और डावर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई आपका, डावर इंडस्ट्री हो गई, और का आपका हो गया नटिस्को हो गया, और आपका हो गया वो टेस्ला हो गया, टेस्ला जो कि एलन मस्क ने बनाई है, वो की क्या प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज का जो है वो व्हील होता है, जो कि गवर्नमेंट ओन करता है। प्राइवेट वो होता है कि जो कि खुद इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ओन करता है। ठीक है। इसके बाद आपका जॉइंट सेक्टर, jointly owned by the state and individual or a group of individual, while India is jointly owned by public and private sector।
तो इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला कि जो कोई भी एक इंडिविजुअल रहता है या फिर कोई इंडिविजुअल होता है, उन वो लोग ज्वाइन करते हैं, फिर क्या बनाते हैं, ज्वाइंट सेक्टर बनता है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ऐसे कोई गवर्नमेंट का हो गया तो गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट का कोई भी जन एक कोई भी ज्वाइंट होकर के अपना एक बना सकते हैं, तो वो हो गया आपको ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, now cooperative sector owned and operated by the producer of suppliers of raw material works or both. Example are the sugar industry and machineries, सॉरी महाराष्ट्र, द कार्स इंडस्ट्री इन केरला। ठीक है, जो इकाई से ओन होते हैं, जो कि द प्रोड्यूसर ऑफ सप्लाईज के प्रोड्यूसर होते हैं, वो लोग इसको ओन करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका शुगर इंडस्ट्री हो गई महाराष्ट्र में और कार इंडस्ट्री हो गई केरला में। ठीक है, ना देखते हैं बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। इसमें क्या रहता है, हैवी रहता है और लाइट रहता है। हैवी यानी कि जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, हैवी है बहुत ज़्यादा। लाइट क्या है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, इसके बल्ब हो गया, आपका फैन हो गया, ये सब क्या है आपके लाइट। ठीक है, ना देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बोला था आपको, इसमें इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत सारे पेपर में आ जाता है, कुछ भी क्वेश्चन इसमें बन के आ सकते हैं। से देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल ETC इंडस्ट्रियल आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। लेट्स नो अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है, अब इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, कॉटन के, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, इट इज़ दी ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया, ये ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया में है। दिस इज सेल्फ रिलेटेड एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल इन द हाईली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इज कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ठीक है, ये हो गया आपका अर्निंग्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है पूरा कुछ क्लियर आप लिखा है, इट इज़ ओनली, ये एक इंडस्ट्री है इंडिया में। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है इंडिया में, और ये क्या है, सेल्फ रिलेटेड है, ये सेल्फ रिलेटेड है। ठीक है, एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू चेन में बंधी हुई। ठीक है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू दी हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, इसमें हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स रहते हैं। इट कंट्रीब्यूट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्री प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयड जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ये सब क्या हो गया टेक्सटाइल के बारे में, थोड़ा थोड़ा सब कुछ हमने मतलब ऊपरी का सब कुछ आपका हो गया इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू नहीं लिखना है हमें, और पूरा जो है काम काम की चीज़ें हैं इसमें। आपका है कॉटन टेक्सटाइल, दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज्ड links with agriculture and provide a living to farmers. Cotton wool pullers and workers engaged in gaining, spinning, weaving, dyeing, designing, packing and packing and sewing. It support me other industries such as chemical and dyes, packaging material and engineering workers. ठीक है, हाँ देखते हैं हम जूट टेक्सटाइल। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ जूट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है की रॉ जूट की, एंड जूट गुड्स यानी कि जो आपने देखे होंगे गांव में जो बोरा रहता है जिसमें कि गेहूँ हम भरते हैं, सबके घर पे होता है वो, तो ठीक है, ये सब हो गया क्या, ये इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। तब भी इंडिया में जूट के थैले नहीं चलते हैं, वही पॉलीथीन चलती है, ये गलत बात है। ठीक है, most of the mills are located in West Bengal, mainly along the black of the Hooghly river। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जूट कहाँ लगते हैं, आपके वेस्ट बंगाल में लगते हैं। ओके, now sugar industry, India stands second as the world producer of sugar but occupy the first place in the production of wood and khandasari। that industry is seasonal in nature। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में क्या बोला है कि जो इंडिया है वो क्या सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर की। ठीक है, और जो द प्रोडक्शन ऑफ जो गुड़ और खांडेसरी है उसमें फर्स्ट प्लेस पे आती है हमारी इंडिया। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल एंड नेचर, ये सीजनल होती है, किसी भी मतलब एक सीजन रहता है, इसका पर्टिकुलर सीजन रहता है, उसमें ये उगता है। ठीक है, नाउ है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज industry that use minerals and material as raw material are called mineral based industry। So this is the definition of a mineral based industry। Let's discuss some industries that fall under this category। ठीक है, जैसे वही आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री as all the other industry having a medium and a light depend on it for their machinery, और हो गया it is considered as a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy और bulky, entailing heavy transportation cost। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में छोटी छोटी बातें। तो आपको ये एक दो बार में पढ़ोगे तो सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पेपर के एक दिन पहले आप पढ़ सकते हैं। तो ईजिली आप हर चैप्टर के नोट्स बनाइए और उसको 3-4 बार पढ़िए। ठीक है, 3-4 बार तो पढ़ना ही होगा ना हमें, तभी तो वो समझ आएगा। तो सब कुछ हमने पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत हमें क्वेश्चन आंसर भी तो करने हैं इनके। ठीक है, क्वेश्चन बनाने की हम सीरीज आपको डाल देंगे। नाउ पढ़ते हैं हम, इंडिया इज दी एन इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया क्या है, इंपॉर्टेंट कंट्री है आयरन स्टील प्रोड्यूस करने में इन दी वर्ल्ड में। ठीक है, वी गेट नॉट एबल टू परफॉर्म टू अवर टिल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू
हाईली कॉस्ट एंड लिमिटेड एबिलिटी ऑफ कूविंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की लोअर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन सप्लाई ऑफ एनर्जी पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर रहता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज दी second most important metallurgic industry in India. It is used to manufactured aircraft utensils and vice bauxite is the raw material used in the smelters। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है, और इंडिया जो है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, इट इज़ टू मैन्युफैक्चर एयरपोर्ट्स। ये क्या करता है, यूज़ करता है एल्यूमिनियम जिनको काय में एयरक्राफ्ट यूटिलाइज करने में। ओके, ये सब इसके बाद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हैज गेन पॉपुलैरिटी एज दी सब्स्टिट्यूशन फॉर स्टील अपीयर जिंक एंड लीड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इट एक्सटिवाइट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, लाइट ऑफ वेट हो गया आपका, एल्यूमिनियम में लाइट ऑफ वेट हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ कोरेशन हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, ये मालेबल रहता है, कम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। ठीक है, ये क्या रहता है, ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग, इसको हम मिक्स करते हैं अदर मेटल में तो ये बिकम स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ केमिकल इंडस्ट्री, द केमिकल इंडस्ट्री comprises both large and small scale manufacture units। it has recorded in both inorganic and organic sectors। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक क्या है, इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कीज, सोडा, एल्कीज यानी कि एसिड होता है एक, सोडा आश एंड कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा हो गया। ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या इंक्लूडेड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाइस्टर्ब्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो हो गया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। क्या होता है, द फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स, phosphate fertilizers and ammonium phosphate DAP and complex fertilizers which have a combination of nitrogen and potassium P and potash K। Gujarat, Tamil Nadu, UP, Punjab and Kerala contribution towards half of the fertilizers production। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, देखिए सीमेंट इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, factories, rights, roads, airports, dams, and for other commercial establishment। This industry required bulky and heavy raw material like limestone, silica, and हो गया आपका कैप्सन हो गया। अब देखते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बसेस, ट्रक, कार, motorcycle, scooters, three vehicles, and multi-utility vehicles। These industry are located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, चेन्नई, कोलकाता और इंदौर हो गया होगा, हैदराबाद हो गया, एंड हो गया आपका जमशेदपुर, हो गया आपका बेंगलुरु। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं ये सारे कुछ। नाउ इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स सेट टू टीवी, टेलीफोन, एक्सचेंज रिलीजर्स, कंप्यूटर एंड many other equipment requires by the telecommunication industries। This industry has generated employment in India। Bengaluru is known as इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बेंगलुरु इलेक्ट्रिकल कैपिटल होती है इंडिया की। इसमें से आपका छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब आपको बन सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड, नॉइस। 4 पॉल्यूशन रहते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, इट कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide। Smoke is emitted by chemical and up to chemical paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants, and burnings of fossil fuels leads to air pollution। It adversely affects human health, animals, plant building and the atmosphere। ऐसा और यहाँ पे क्या बोला, एयर पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि कोई भी गैस निकले, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, जो कि फैक्ट्रीज में निकलती हैं। फैक्ट्रीज में कुछ भी सामान बन रहा होता है तो वो सब ऊपर से निकलती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर में जो है पूरा कुछ गंदा जो है सल्फेट जो गर्म गैसेज रहती हैं, गर्म गैसेज रहती हैं, आपकी फैक्ट्रीज में गर्म गैसेज निकलती हैं, सारा कुछ होता है वो क्या एटमोसफियर में सब मिक्स हो जाते हैं, तो वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है, प्लांट्स, बिल्डिंग, एनिमल सब के लिए अच्छा नहीं रहता। ठीक है, ना है वाटर पोल्यूशन, इट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल waste and influent discharged into rivers and industries which are mainly responsible for water pollution are paper, pulp,
pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum and refineries, tannery and electroplating industry। यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन ऐसे कोई भी इंडस्ट्री है आपकी, उसमें से जो भी पानी बचा कुछ पानी है जो कि आपका निकलता है, आपकी बुक में ड्राइंग भी है इनकी, तो वहाँ पे से पानी निकलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको एक दिखाती हूँ पेंटिंग। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये फैक्ट्री का जो है वाटर आया है, वेस्ट वाटर आ रहा है, ये रिवर में आपको मिल रहा है, जो कि आप पीते हो पानी, उसमें मिल रहा है। आप कोई भी यूज़ करते हो, जैसे कि जानवर तो पीते हैं, आप तो फिल्टर करके पीते हैं, ह्यूमन जब भी, ठीक है, थोड़े बहुत केमिकल तो जब भी जाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं और ये सब क्या है, एक तरह से ये बहुत मतलब एक तरह से वाटर पॉल्यूशन ही है ये, एक तरह से पूरा सारा कुछ गंदा पानी पूरा हमारे रिवर में जा रहा है, रिवर को कुछ सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका वाटर पॉल्यूशन। नाउ है थर्मल पॉल्यूशन, यानी कि लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर occurs when hot water from factories and thermal plants is trained into river and ponds before cooling। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो ये हो गया आपका थर्मल पॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट्रीज में से यहाँ पे जो यहाँ पे क्या आपका हॉट हॉट जो है आपका एयर है वो निकल रहा है, इसको आप ठंडा करके निकालो तो भी ठीक है, लेकिन जो हॉट निकल रहा है वो सब आपको पूरा कुछ थर्मल पॉल्यूशन इससे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है noise pollution is the propagation of noise with harmful impact on the activity of human or animal। it result in irritation and anger, cause hearing impairment, increased heart rate and blood pressure। सो इसमें क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन से होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट की जो रेट बढ़ सकती है, और आपका एंगर आ सकता है, एंगर आता है, और इरिटेशन भी होता है, इम्पेयरमेंट इंक्रीज, ये सब क्या है नॉइस पोल्यूशन के। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब, जैसे आपका हो गया यहाँ पे कार होगी, और ये भोपू टाइप हो गया, इसे क्या बोलते हैं, और ये होगी आपकी जो देखते हैं हम कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में, यानी कि जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उनमें हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर बाय रिवर्सिंग एंड रिसाइकलिंग इट। मतलब कि जो वाटर है उसको बार बार यूज़ करना, मतलब उसको एक वाटर को हमने 3-4 बार यूज़ कर लिया, उसको मिनिमाइज़ किया उसको, ठीक है, और उसको रिसाइकिल किया, तो उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा वाटर पॉल्यूशन। ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा। सेकंड है हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो हार्वेस्टिंग करना है में रेन वाटर की, जिससे वाटर रिक्वायरमेंट बढ़े। ठीक है, नाउ मतलब वाटर ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर एंड पॉन्ड्स। यानी कि जो वाटर है, जो कि हमने देखा था अभी पिक्चर में, जिससे कि जो है बहुत सारा आपका बहुत सारा मतलब एयर निकल रही है, उसमें हॉट जो है निकल रहा है, हॉट मतलब गर्म गर्म हवा निकल रही है, तो उसको ठंडा करके निकालें तो भी इससे भी आपका जो है कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, फोर्थ है स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेंट ऑफ कोल इन फैक्ट्री। जो स्मोक है उसको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, और ऑयल और गैस इंस्टेंट ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये सब है। फिफ्थ है आपको मशीनरी कैन बी रिडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। ठीक है, जो मशीन्स हैं कैन रीडिज़ाइन, उसको ऐसे रीडिज़ाइन करें जिससे कि मतलब आवाज़ ना आए। इस तरह से कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे कि आप जो है कंट्रोल कर सकते हो किसी मतलब पॉल्यूशंस को। सो गाइस, यही था वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स आपको चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और आपको चैप्टर वाइज अपनी कॉपी में भी लिख लेने हैं नोट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं वो पेपर के टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।